हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम रिलेटिव मोशन को कंटिन्यू करते हुए रिवर बोट प्रॉब्लम्स को देखेंगे। रिवर बोट प्रॉब्लम्स बोलो या रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स बोलो, जिसमें एक स्विमर या एक बोट रिवर के अंदर फ्लो करेगी। उसकी मोशन पे क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे रिवर की वेलोसिटी की वजह से, या रिवर में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी की वजह से, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स। बेसिक इंट्रोडक्शन देते हुए, जब भी कोई बोट या स्विमर रिवर के अंदर मूव कर रहा होता है तो अपने को तीन वेक्टर्स मेनली बार बार क्वेश्चंस में अपीयर होंगे, या उसको कंसीडर करते हुए हम मोशन का एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहला वेक्टर ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है। जितनी ज़्यादा तेज़ होगी वेलोसिटी, उतना तैरने में दिक्कत होती है या अपनी डायरेक्शन को मेंटेन रखने में दिक्कत होती है किसी भी बोट या किसी भी स्विमर के लिए। सेकंड जो वेक्टर है, यहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये लैंग्वेज यूज की जाती है क्वेश्चंस के अंदर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो इस चीज को हम वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर वाटर स्टिल है जैसे स्विमिंग पूल के अंदर होता है, तो कोई भी स्विमर या बोट अगर उसकी वी वेलोसिटी है स्टिल वाटर के अंदर, तो जब वो नदी में उतरेगा, बहती हुई नदी में उतरेंगे बोट या स्विमर, तो उसकी वेलोसिटी वी नहीं रह पाएगी, क्योंकि बहती हुई नदी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालेगी उसकी वेलोसिटी पे। तो हम बोल सकते हैं स्टिल वाटर के अंदर जो वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी है वाटर के रिस्पेक्ट में, या फ्लोइंग वाटर के रिस्पेक्ट में, या फ्लोइंग रिवर के रिस्पेक्ट में। ऐसा क्यों? ऑब्वियस है, याद करके देखो, किसी भी एक रेफरेंस फ्रेम में अगर हम उतरते हैं तो खुद उस रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में हम रिवर की वेलोसिटी जीरो बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हो रिवर के रिस्पेक्ट में वाटर स्टिल दिखाई देगा। रिवर के रिस्पेक्ट में वाटर स्टिल दिखाई देगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब हुआ बोट की वेलोसिटी इन विद रिस्पेक्ट टू रिवर या विद रिस्पेक्ट टू मूविंग वाटर। ठीक है, तो रिवर का रेफरेंस फ्रेम क्या है, व्हाट इज द रेफरेंस फ्रेम ऑफ रिवर, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। कि अगर एक बहती हुई नदी है, तो बहती हुई नदी में कौन सा ऐसा ऑब्जर्वर होगा जो रिवर के रेफरेंस फ्रेम में होगा। तो हम बोल सकते हैं सिंपली एक वुडन प्लैंक लो, एक या बिना इंजन वाली एक बोट ले लो, ठीक है, और उसके अंदर कोई चप्पू वप्पू भी नहीं मारने, और सिंपली उस प्लैंक को या उस वुडन बोट को वाटर के अंदर डाल दो। तो क्या होगा, ग्रेजुअली जैसे जैसे वाटर फ्लो कर रहा होगा वैसे वैसे ही वो बोट या वो वुडन प्लैंक भी फ्लोट करेंगे। अब उस बोट के ऊपर या उस वुडन प्लैंक के ऊपर अगर कोई बंदा खड़ा है, तो उस ऑब्जर्वर को हम रिवर का रेफरेंस फ्रेम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर फील लेनी है कि रिवर का रेफरेंस फ्रेम क्या है, फ्लोइंग रिवर का, तो दैट इज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ वुडन प्लैंक विच इज फ्लोटिंग ऑन द रिवर विद द वेलोसिटी विच इज इक्वल टू रिवर्स वेलोसिटी। तो आई होप यहां पे चमका होगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी बोट की वाटर के या रिवर के रिस्पेक्ट में। थर्ड वेक्टर, बोट की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है। ये जो वी बोट होगा यही हमें उसका एक्चुअल पाथ, या ऐसे बोल दो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट किस पाथ पे जाने वाली है, ये हमें वी बोट वेक्टर ही बताएगा। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में, जो ये सेकंड वाला वेक्टर है, ये वेक्टर तुम इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन तुम बोल सकते हो जिस साइड स्टीयर किया जा रहा है बोट को, जिस साइड उसको मूव करवाया जा रहा है, वो वी बोट वेक्टर होगा। लेकिन एक्चुअली उस डायरेक्शन में तो बोट नहीं जा पाएगी, क्योंकि नदी भी बह रही है। नदी बह रही है तो वो कहीं ना कहीं किसी और डायरेक्शन में ले जाएगी। तो एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी बोट की वेलोसिटी की, दैट इज वी बोट। और स्टीयरिंग की डायरेक्शन या मूवमेंट की डायरेक्शन, ऐसे बोल दो जिस डायरेक्शन में स्टीयर कर रहे हैं हम बोट को, या स्विमर है तो स्विमर किस डायरेक्शन में अपने हाथ पांव मार के स्विम करने की कोशिश कर रहा है, वो डायरेक्शन कौन सी होगी, वो डायरेक्शन होगी वी बोट या वी स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो चीजें बेसिक ये बातें हैं जो आगे इस वीडियो में और काम आएंगी, दोबारा दोबारा अपीयर होंगी, यूज करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगी। आगे बढ़ रहा हूं अभी मैं। तीन तरीके हैं नदी में ट्रेवल करने के, नदी में मूव करने के। पहला अप डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब है जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में स्विमर या बोट भी जा रहा है। सेकंड अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब है जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसकी उल्टी दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट या स्विमर मूव कर रहे हैं। और थर्ड है किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पे, जनरल केस। तो छोटी क्लासेस के
मैथ्स के सिलेबस में ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले केसेस ऑलरेडी हो चुके होते हैं, बट फिर भी हम दोबारा इसको इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का एनालिसिस किया जाता है। और जो ये थर्ड केस है अपना, दैट इज द स्पेशल केस, जनरल केस फॉर क्लास 11th, अक्रॉस द रिवर एट सम एंगल विद द रिवर फ्लो। किसी भी एंगल पे अगर तुम बोल सकते हो ये एंगल अगर 0 डिग्री हो गया रिवर फ्लो के साथ तो उसे डाउनस्ट्रीम कहते हैं। अगर ये एंगल 180 डिग्री हो गया, इस एंगल को अगर थीटा बोल दें तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो उसे डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। थीटा अगर 180 डिग्री है, ऑपोजिट टू द रिवर फ्लो हो जाएगा 180 डिग्री के केस में सोचो, तो उसे अपस्ट्रीम बोलेंगे। और अगर थीटा ना 0 है ना 180 है, कुछ और ऑब्ट्यूज एंगल है या एक्यूट एंगल है, वट 90 भी हो सकता है, तो दैट इज जनरल केस, कुछ भी थीटा के लिए हम मोशन को समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज दैट इज डाउनस्ट्रीम मोशन। किसी भी बोट या स्विमर की डाउनस्ट्रीम मोशन नदी में किस तरह से होगी। तो ये एक नदी है, उसमें एक बोट है। बोट की जो स्टीयरिंग की जा रही है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोलो या स्टिल वाटर वाली वेलोसिटी बोलो, तो वो राइट साइड में है v। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में बोट को चलाया जा रहा है वो वही डायरेक्शन है जो नदी की वेलोसिटी की भी है। मतलब नदी की वेलोसिटी भी राइट साइड है, बोट की रिलेटिव वेलोसिटी v भी राइट साइड है। नदी की वेलोसिटी को थोड़ी देर के लिए u कह दिया हमने। तो इस केस में क्या होगा, अपना रिलेटिव मोशन का अगर हम मैथ से जाएं, रिलेटिव मोशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो ये रहा। ठीक है, याद कर लो, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब क्या है, वी बोट माइनस वी रिवर। जहां पे कोई रेफरेंस फ्रेम नहीं लिखा हुआ, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वी बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज वी बोट माइनस वी रिवर। उसी को रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया मैंने, वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू वी बोट रिवर प्लस वी रिवर। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला सभी केसेस में अप्लाई होगा। डाउनस्ट्रीम में तो अप्लाई होगा ही होगा, अपस्ट्रीम में भी यही है, और किसी एंगल पे जाएगा तब भी यही है। लेकिन ये ध्यान रहे वेक्टोरियली। अब देखो यहां पे तो बहुत ही आसान केस हो गया कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अगर नदी ना बह रही होती तो बोट की यही वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जाती v। लेकिन नदी भी बह रही है और नदी उसी डायरेक्शन में बह रही है जिस डायरेक्शन में बोट को चलाया जा रहा है, तो कॉमन सेंस भी कहती है कि ये जो नदी की स्पीड है ये बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगी और बोट की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी दैट इज v प्लस u। ठीक है, यही अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन भी कह रही है और यही हमारी कॉमन सेंस भी कह रही है कि नदी जो है बोट को ट्रेवल करने में मदद कर रही है। यहाँ पे तो मदद कर रही है, तो बोट एक्स्ट्रा वेलोसिटी से दौड़ेगी, दैट इज v प्लस u। तो आई होप सिंपल केस है, चमक गया होगा। वेलोसिटी ऑफ बोट इज v प्लस u हियर, वेयर v इज द रिलेटिव वेलोसिटी, ये ध्यान रखना है। तो लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़नी है। तो लैंग्वेज में कभी कभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाली वेलोसिटी दे रखी होती है क्वेश्चंस में, तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ के और समझना है कौन सा वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीम अपस्ट्रीम मोशन। अपस्ट्रीम मोशन एक्सप्लेन मैं पहले कर चुका हूं, जब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जिस डायरेक्शन में बोट को स्टीयर किया जा रहा है दैट इज टुवर्ड्स राइट v, और नदी इसके ऑपोजिट अपोजिट बह रही है। नदी इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में u वेलोसिटी से आ रही है, मतलब बहाव के ऑपोजिट, नदी के बहाव के अपोजिट बोट ट्रेवल कर रही है। तो इस केस में भी अपना वेक्टर फॉर्मूला तो वही रहेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट वेक्टर इज v बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस v रिवर। वही vbr प्लस vr करेंगे तो vb मिल जाएगा हमें। अब इसके अंदर पंगा क्या है कि v बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो राइट साइड है, लेकिन v रिवर लेफ्ट साइड है। तो अगर मैं राइट साइड को पॉजिटिव मान, तो v बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो हो गया प्लस v, ये वाला वेक्टर हो गया प्लस v, और ये वाला वेक्टर हो गया माइनस u, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस u। कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि भाई अगर बोट नदी के ऑपोजिट जाने की कोशिश कर रही है तो नदी का बहाव उसे रेजिस्ट करेगा, जिसकी वजह से बोट की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है या एक्चुअल वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो कम हो जाएगी उसकी स्टिल वाटर वाली या रिलेटिव वेलोसिटी से, v माइनस यू हो जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों बातें काफी कॉमन सेंस है, बिना रिलेटिव मोशन के इसे 9th-10th के बच्चों को पढ़ा दिया जाता है मैथ्स में, और कॉमन सेंस से बच्चे फील भी कर पाते हैं इस चीज को। तो इसमें कोई बहुत तगड़ी चीजें नहीं है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में। तो मेन जो बातें आएंगी वो आएंगी जब किसी एंगल पे बोट ट्रेवल करेगी। तो उससे पहले एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मोशन का। इलस्ट्रेशन नंबर 1, a boat moves the distance L downstream and then comes back upstream to its starting point. ठीक है, find total time taken by it, speed of river flow दे रखा है u,
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर v, वही सेम सिंबल्स दिए हुए हैं जो अभी अभी थ्योरी में हमने देखे, और l डिस्टेंस ट्रेवल करना है बोट को डाउनस्ट्रीम। तो मान लेते हैं ये नदी है अपनी, राइट साइड फ्लो कर रही है v वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन है u सॉरी, और बोट जो है वो पहले l डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाएगी फिर अपस्ट्रीम आएगी। मान लेते हैं यहाँ किसी a पॉइंट से बोट स्टार्ट हुई और इस b पॉइंट तक बोट को जाना है और फिर वापस आना है। तो A से B जाते वक्त और B से A जाते वक्त, A से B का पाथ हम बोल सकते हैं डाउनस्ट्रीम है, B से A तक का पाथ अपस्ट्रीम है, L डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना है। तो A से B जाते वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, VBR प्लस VR। बोट की स्टीयरिंग की डायरेक्शन भी वही है V रिवर भी वही है U। तो अभी अभी हमने देखा भी इसे, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी V प्लस U, और जब बोट वापस आएगी तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी V माइनस U। बहुत ही सिंपल बात है। तो A से B तक का जो टाइम लगेगा, A से B तक का जो टाइम लगेगा प्लस B से A तक का जो टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। टोटल टाइम कैपिटल T बोल देते हैं इसे, A से B तक का प्लस B से A तक का। A से B तक के टाइम में हम सिंपली बोल सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई एक्सेलरेशन का पंगा नहीं है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके हम टाइम निकाल सकते हैं। तो L अपॉन V प्लस U का टाइम लगेगा A से B में, और B से A में वापसी में टाइम लगेगा L अपॉन V माइनस U का। तो बेहद ही आसान सवाल हो गया ये। तो एलसीएम ले लेते हैं, v प्लस यू और v माइनस यू की मल्टीप्लीकेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और न्यूमरेटर में बन जाएगा l इंटू वी माइनस यू प्लस l इंटू वी प्लस यू। तो ये l इंटू यू वाली टर्म कटती हुई नजर आ रही है, l इंटू वी प्लस l इंटू वी हो जाएगा 2lv। तो आंसर बन रहा है अपना 2lv अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इतना टाइम लगेगा उसे पूरी मोशन में। तुम देख भी सकते हो दोनों अलग अलग टाइम्स हैं, डाउनस्ट्रीम जाने में कम टाइम लग रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, और अपस्ट्रीम आने में ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर v माइनस यू छोटा है। तो ऑब्वियस भी है, बहाव के साथ जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, बहाव के अपोजिट जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा मोशन के अंदर। तो बहुत ही आसान सवाल, बेसिक इलस्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं, मोशन अक्रॉस द रिवर, जो अपना जनरल केस है जो हमें इस क्लास 11th में स्टडी करना है। मतलब इस तरह से कुछ बोट मूव कर रही होगी कि बोट की जो स्टीयरिंग की जा रही है, जिस साइड बोट को ले जाने की कोशिश की जा रही है वो है थीटा एंगल पे। मान लो ये शोर वाली जो लाइन है, किनारे वाली जो लाइन है, यहां से थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से बोट को ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रिवर भी फ्लो कर रही है u वेलोसिटी से राइट साइड में। तो अगर रिवर भी फ्लो कर रही है और तो बोट सोचो जिस डायरेक्शन में इसको स्टीयर किया जा रहा है इस डायरेक्शन में तो नहीं जा पाएगी, है ना, क्योंकि नदी भी उसको अपने साथ बहा के कुछ ना कुछ ले जाएगी। तो करना क्या है, हमें करना वही काम है जो अपस्ट्रीम में किया, जो डाउनस्ट्रीम में किया, बिल्कुल सेम वही काम करना है। इकलौता एक ही छोटा सा प्यारा सा अपने पास फॉर्मूला है रिवर बोट प्रॉब्लम्स के लिए, वो है वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वी रिवर। तो इन दोनों वेक्टर्स को, ये वाला जो वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमें बोट की एक्चुअल वेलोसिटी मिल जाएगी कि वो किस डायरेक्शन में और कितनी स्पीड से जाने वाली है। ठीक है, तो अगले पेज पे करते हैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड। दैट इज जनरल केस। ये ध्यान रहे कि एक तो ये डायग्राम जो है टॉप व्यू डायग्राम है, हम नदी में उतर के नहीं देख रहे, ऊपर से देख रहे हैं। ये दो नदी के किनारे हैं, और ये जो थीटा है, ये थीटा 0 डिग्री नहीं हो सकता जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, और ये थीटा 180 डिग्री भी नहीं हो सकता जो हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि 0 डिग्री मीन्स डाउनस्ट्रीम जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, 180 डिग्री मीन्स अपस्ट्रीम जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो थीटा नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 180, या से बोल दो 0 से 180 के बीच में चाहे कुछ भी हो, हम उसके लिए एनालिसिस करने वाले हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स का, या इन जनरल पहले मोशन का। स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है डायरेक्शन ऑफ स्टीयरिंग, जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी है बोट की विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या ऐसे बोल दो वेलोसिटी ऑफ रिवर इन स्टिल वाटर वाली वेलोसिटी। अगर नदी ना बह रही होती तो ये डायरेक्शन ऑफ स्टीयरिंग या डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग यही एक्चुअल पाथ बन जाता। ऑब्वियस, जिस डायरेक्शन में स्विम करोगे उसी डायरेक्शन में जाओगे अगर नदी नहीं बह रही, जैसे स्विमिंग पूल में होता है। स्विमिंग पूल में पानी का कोई फ्लो नहीं होता, ठीक है, लेकिन नदी भी बह रही है, तो हमें करना क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए यहां पे डायग्रामेटिकली समझाने के लिए मैं पैरेललोग्राम लॉ का सहारा ले रहा हूं। सबसे पहले मैंने इन दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल मिला के इनको रख दिया, ठीक है, जहां से भी बोट या स्विमर स्टार्ट हुए। अब इस वेक्टर के हेड से
दूसरे वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, और सिमिलरली पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमें एक्चुअल वेलोसिटी या ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाली बोट की वेलोसिटी दे देगा। ठीक है, तो ये जो भी रिजल्टेंट आएगा मैथमेटिकली से अभी हम सॉल्व करेंगे, बट डायग्राम में समझाने के लिए इस तरह से समझाया जा सकता है। तो वी बोट इस डायरेक्शन में आ गया, तो ये जो पाथ बनेगा, जो जिस डायरेक्शन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आई है, ये एक्चुअल पाथ होगा एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, और मतलब बोट या स्विमर जाना तो इस डायरेक्शन में चाहते थे, बट मतलब पहुंचना तो यहां चाहते थे, ऐसे बोल सकते, इस पॉइंट पे पहुंचना चाहते थे, बट पहुंचेंगे कहीं और, इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि नदी उनको अपने साथ कुछ बहा के ले गई, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, अब इनके अंदर क्या टर्म्स यूज होनी है वो अगले पेज पे देखते हैं। देखो, एक तो जब हम मोशन का एनालिसिस करेंगे तो एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, क्योंकि वेक्टर्स प्योरली एक डायरेक्शन में नहीं है, सिंपली हम v प्लस यू या v माइनस यू करके काम तो नहीं चला सकते। ठीक है, तो आई कैप जे कैप का हमें सहारा लेना पड़ेगा, या ऐसे बोल दो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमें कुछ कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो जनरली रिवर की वेलोसिटी को एक एक्स एक्सिस मान लिया जाता है और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, अदरवाइज तुम चाहो तो किसी भी डायरेक्शन को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान के काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो रिवर की वेलोसिटी के अलोंग मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूं और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मान रहा हूं, ये अपना एक्चुअल पाथ है। ठीक है, तो इसमें दो टर्म्स हैं, एक तो ये जो टर्म है यहां से एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुई, देखो ये ए पॉइंट से बोट या स्विमर स्टार्ट हुए और फाइनली इस बी पॉइंट तक बोट या स्विमर पहुंचा। ठीक है, तो नदी के बहाव के अलोंग, रिवर वेलोसिटी के अलोंग, या ऐसे बोल दो इस डायग्राम में एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुई बोट की या स्विमर की, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसे। ड्रिफ्ट की डेफिनेशन क्या है? ड्रिफ्ट इज सिंपली डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट अलोंग द रिवर फ्लो। ठीक है, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुई बोट की या स्विमर की अलोंग द रिवर फ्लो या अलोंग एक्स एक्सिस जो हमने माना है इस डायग्राम में, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ठीक है, और दूसरा जो पैरामीटर हम यूज करेंगे कैलकुलेशंस के अंदर, दैट इज विड्थ ऑफ द रिवर। वो तो ऑब्वियस है ही कि तुम देख सकते हो ए से बी तक का ये जो वेक्टर बनेगा, ए से बी तक का जो पूरा वेक्टर बनेगा ये एक्चुअल पाथ के अलोंग, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बोट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ही ये दो कंपोनेंट हैं, ऐसे बोल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर आई कैप जे कैप में लिखना हो तो ड्रिफ्ट जितना तो आई कैप कंपोनेंट आएगा डिस्प्लेसमेंट का, और ये विड्थ जितना जे कैप कंपोनेंट आएगा डिस्प्लेसमेंट का। तो एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी आई कैप जे कैप में लिखते हैं, वेलोसिटी को भी आई कैप जे कैप में लिखते हैं, और वहीं से सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट होंगे सॉल्व करने के लिए। तो वी बोट इन जनरल एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर मैं समझा देता हूं करना क्या है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो रिवर बोट का, एक ही तरीके से सॉल्व होना है इसी मेथड से। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अगर मैं इसको अब पूरा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दूं तो ये क्या है? वी बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वाला वेक्टर है। v उसका मैग्नीट्यूड है, थीटा उसका एंगल है एक्स एक्सिस से, तो हम बोल सकते हैं v cos थीटा तो आई कैप कॉम्पोनेंट बन जाएगा, और v sin थीटा जे कैप कॉम्पोनेंट बन जाएगा। सिंपल वेक्टर रेजोल्यूशन। और वेलोसिटी ऑफ रिवर के अलोंग ही हमने एक्स एक्सिस ले रखी है, तो बहुत ही आसान हो गया कि ये जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है ये पूरी की पूरी आई कैप में ही हो गई। ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स को लिख लिया। आई कैप की टर्म इकट्ठे क्लब कर ली, तो ये बन रहा है u प्लस वी कॉस थीटा, इतना तो आई कैप, और जे कैप का कॉफिशिएंट हो गया अकेला v साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो होगी वेलोसिटी की बात। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी क्या होगी, और डिस्प्लेसमेंट को अभी अभी हम समझ ही चुके हैं पूरा। डिस्प्लेसमेंट के ये दो कंपोनेंट्स हैं, ए से बी तक का जो वेक्टर बनेगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है ये ड्रिफ्ट, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट है ये डब्ल्यू। तो डिस्प्लेसमेंट को हम बोल सकते हैं एक्स आई कैप प्लस डब्ल्यू जे कैप। डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ रिवर, एक्स इज द ड्रिफ्ट ऑफ बोट, कि कितना वो नदी के साथ बह के चली गई। इन जनरल हमने दोनों बातें लिख ली। अब देखो, टाइम के तो कोई कंपोनेंट होते नहीं, और सबसे अच्छी बात रिवर बोट प्रॉब्लम्स में ये रहती है कि एक्सलरेशन जीरो, कुछ नहीं, कोई एक्सलरेशन, मतलब बहुत, मैंने कभी कोई सवाल देखा नहीं इसका जिसमें एक्सलरेशन भी हो और प्रीवियस ईयर में आया हो, जेई मेन में या आईआईटी में, कहीं नहीं आया।
तो एक्सेलरेशन वाले सवाल भी अगर आएंगे तो हमारी बेसिक इक्वेशंस हम जानते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुई बोट की या नदी एक्सेलरेट कर रही है, कुछ भी हो सकता है, तो हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। और अगर वो भी नहीं लगा पाए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुई, नॉन यूनिफॉर्म हुई, तो हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। लेकिन अभी हम एक बहुत ही आसान केस स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर वेलोसिटीज कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, सिंपली डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी पे ही बात खत्म हो जाएगी। एस इज इक्वल टू यू टी बोलो या एस इक्वल टू वी टी बोलो, हाफ ए टी स्क्वायर वाली टर्म हो गई जीरो। तो एस इज इक्वल टू वी टी है, एस इज इक्वल टू वी टी है, टाइम के कोई कंपोनेंट होते नहीं। तो इसका मतलब इन जनरल चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, हमें करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम। पहली इक्वेशन तो हमें ये बनानी है, डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट एस, जैसे हम एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर बनाया करते थे प्रोजेक्टाइल मोशन में, बिल्कुल ठीक उसी तरह से वो हाफ ए टी स्क्वायर वाली टर्म जीरो हो गई यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट माने ड्रिफ्ट इज इक्वल टू यू प्लस वी कॉस थीटा इनटू टी। एक इक्वेशन हम ये बनाएंगे चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। और दूसरी इक्वेशन कौन सी बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी का y कंपोनेंट इनटू टाइम, मतलब विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू v sin थीटा इनटू टी। तो इन वेरिएबल्स में से ही कुछ वेरिएबल्स क्वेश्चन में दिए गए होंगे, कुछ पूछ रखे होंगे वगैरह वगैरह, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। बट क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, एनालिसिस करने का तरीका वही रहेगा। लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, लैंग्वेज के अंदर काफी कंफ्यूजन डाल दिया जाता है क्वेश्चन में, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लैंग्वेज को सही से इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहली बातें यही बताई हैं। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि वाटर स्टिल कब दिखता है, जब नदी के रिस्पेक्ट में हम काम करेंगे या बहते हुए पानी में हम भी उसके साथ बह रहे होंगे तो हमें वाटर स्टिल दिखाई देगा, और तो जो वेलोसिटी दिखाई देगी बोट की वो होगी रिलेटिव वेलोसिटी, या बोट की वो वाली वेलोसिटी जो स्विमिंग पूल में होती। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, अ स्विमर विशेस टू क्रॉस अ रिवर ऑफ विड्थ W दे रखा है हमें 500 मीटर, फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी दे रखी है। हिज स्विमिंग स्पीड इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ, यहां ध्यान से 5 किलोमीटर पर आवर क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, ठीक है। ही स्टार्ट्स स्विमिंग एट एन एंगल थीटा विद द रिवर फ्लो, ठीक है। तो जनरल जो अपन ने केस अभी डील किया वही सेम काम हमें यहां भी करना है। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर ये बताना है सबसे पहला। तो देखो डायग्राम हम ऑलरेडी अभी बना ही चुके हैं, डायग्राम उसी डायग्राम को कंसीडर कर लेते हैं। यहां पे हमें डाटा गिवन है, ये विड्थ दे रखी है 500 मीटर, और इसके अलावा रिवर की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, स्विमर की रिलेटिव स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, बोट की जगह में स्विमर आ गया, ठीक है। ये तीन बातें हमें दे रखी हैं, थीटा की जगह थीटा ही दिया हुआ है, तो ये डाटा हमें गिवन है। तो निकालना क्या है, फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो काम वही करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इनटू टी। डायग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसी को कंसीडर कर रहा हूं। तो इक्वेशंस भी हम ऑलरेडी ये लिख ही चुके हैं। तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू यू प्लस वी कॉस थीटा इंटू टी, एंड विड्थ इज इक्वल टू वी साइन थीटा इंटू टी। यही दो इक्वेशन दोबारा से बनानी है, तो बना लेते हैं एक बार। तो डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट ड्रिफ्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इज यू प्लस वी कॉस थीटा। तो यू क्या है 3, रिवर की वेलोसिटी यहां पे 3 दे रखी है, प्लस वी कॉस थीटा मतलब 5 कॉस थीटा, थीटा की जगह थीटा गिवन है, इनटू टी। पहली इक्वेशन ये बन जाएगी, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी का y कंपोनेंट इनटू टी, मतलब विड्थ ऑफ रिवर जो कि है 500 मीटर इज इक्वल टू, अच्छा ये यहां से यहां ध्यान से देखना, ये 500 मीटर में दे रखा है और जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो मीटर को मीटर पर रहने दे, अगर तुम वो रहने चाहते हो, रखना चाहते हो, तो किलोमीटर पर आवर को तुम्हें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो अल्टरनेटली मैं यहाँ पे 500 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.5, और जो मेरा टाइम है अब वो घंटों में आएगा, क्योंकि मैं जो यूनिट्स यूज कर रहा हूँ वो है डिस्टेंस के लिए किलोमीटर, टाइम के लिए आवर, एंड स्पीड के लिए किलोमीटर पर आवर जो गिवन ही है। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट इज 5 sin थीटा
ठीक है, डायग्राम में यहाँ पे स्किप कर दिया, दोबारा नहीं बनाया, इनटू टी। तो टाइम की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ थीटा वो यहीं से आ गई, पहला आंसर, दैट इज 0.5 अपॉन 5 साइन थीटा। इतने घंटे बोट को नदी पार या स्विमर को नदी पार करने में लगेंगे, चाहे किसी भी डायरेक्शन में वो जाए, किसी भी थीटा में वो जाए, दैट इज 1/10 साइन थीटा। हाँ, थीटा पे डिपेंडेंट जरूर है कि किस थीटा डायरेक्शन में स्विमर हाथ पांव मार रहा है या स्विमिंग करने की कोशिश कर रहा है, उस डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होगा कि उसको टाइम कितना लगेगा। तो फर्स्ट आंसर इज 1/10 साइन थीटा, इतने घंटे उसे लगने वाले हैं। चाहो तो मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इंटू 60 कर दो तो 6/sin थीटा, इतने मिनट्स लग जाएंगे उसे। तो दैट इज फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में पूछा है फाइंड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट भी आ गई, इन्हीं दोनों फॉर्मुलों से आ गई। इस टाइम की वैल्यू को उठा के, इस टाइम की वैल्यू को उठा के यहां डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहां से अपने पास ड्रिफ्ट सॉल्व हो जाएगी। दैट इज ड्रिफ्ट इज इक्वल टू एक्स, सिंबल हम जनरली यूज कर रहे हैं ड्रिफ्ट का, तो 3 + 5 cos थीटा इंटू टी, टी है 1/10 साइन थीटा, 3 + 5 cos थीटा अपॉन 10 साइन थीटा, ये हो गया ड्रिफ्ट का आंसर, आंसर नंबर 2। थीटा की टर्म्स में, थीटा की वैल्यू दे रखी होती तो एग्जैक्ट आंसर आ जाते अपने, बट थीटा की टर्म्स में ही पूछे हैं, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड थे। आई होप सबको समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई ज्यादा चक्कर है नहीं। वेक्टर कंपोनेंट्स लेने हैं, मतलब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला रट्टा मत मार लेना। वेक्टोरियली कंपोनेंट्स लो और डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट इज इक्वल टू वी वाई इंटू टी, सिंपली यही काम कर। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड थीटा फॉर मिनिमम टाइम। टाइम, कम से कम टाइम में बंदा नदी पार करना चाह रहा है, तो कम से कम टाइम में नदी पार करना, टाइम इन टर्म्स ऑफ थीटा हम निकाल चुके हैं, तो 1/10 साइन थीटा, इस चीज की वैल्यू मिनिमम कब होगी। तो साइन थीटा की टर्म देखो डिनोमिनेटर में है, साइन थीटा की टर्म अगर डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर अगर मैक्सिमम होता है तो पूरी फ्रैक्शन मिनिमम हो जाती है, न्यूमरेटर तो कांस्टेंट ही है ना। तो साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो टाइम मिनिमम लगेगा। साइन थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। कब होता है साइन थीटा 1, जब थीटा 90 हो। तो थर्ड क्वेश्चन भी बेहद आसान हो गया कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे अगर बंदा स्विम करे, चाहे कितनी ही तेज नदी बह रही हो, देखो फर्क ही नहीं पड़ रहा, कितनी भी तेज नदी बह रही हो, टाइम टू क्रॉस द रिवर, इस बात को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे अगर स्विम करने की कोशिश होगी स्विमर की, तो मिनिमम टाइम में नदी पार हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान भी रखना प्रैक्टिकल लाइफ में। मान लो जैसे तुम कहीं गए, पहाड़ों पे चले गए, मान लो बहुत तेज नदी बह रही है और तुमने कुछ स्टंटबाजी के चक्कर में वहां फंस गए, नदी के बीच में तुम किसी पत्थर वत्थर पर खड़े हो, फंस गए, अब तुम्हें नदी से बाहर निकलना है, तो स्विम किस तरह, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, नदी से बाहर निकलना है, मिनिमम टाइम में निकल रहा है, ठंड बहुत लग रही है, तो करोगे क्या, जिस भी डायरेक्शन में नदी का फ्लो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दो, स्विम करने शुरू कर दो, मिनिमम टाइम में नदी से बाहर आ जाओगे। कहां जाके बाहर आओगे वो नहीं पता, बट मिनिमम टाइम में नदी से बाहर आ जाओगे। तो इस बात को ध्यान भी रखना, फाइंड थीटा फॉर मिनिमम टाइम, थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब फाइंड ड्रिफ्ट इन केस ऑफ मिनिमम टाइम। अब चौथा सवाल यहां पे फर्जी लगता है कि भाई अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपना स्विम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट किस बात की। तो इसको अब ध्यान से समझो, ये थीटा कौन सा था, ये थीटा स्विमिंग की डायरेक्शन थी, एक्चुअल पाथ की डायरेक्शन नहीं थी। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ और स्विमिंग की डायरेक्शन में फर्क है। तो चौथे केस को समझने के लिए, चौथे क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूं और देखते हैं एक बार तसल्ली से कि मिनिमम टाइम अगर में नदी पार कर रहे हैं हम, तो ड्रिफ्ट कैसे आएगी, क्यों आएगी, कितनी आएगी, ये सारी बातें डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4, ये नदी है और थीटा जो है वो स्विमर की डायरेक्शन है, थीटा इज द स्विमर की डायरेक्शन विद रिवर फ्लो। ठीक है, रिवर फ्लो के साथ, तो रिवर अपना राइट साइड में फ्लो कर रही है, वी रिवर, जिसकी वैल्यू दे रखी थी 3 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है 5। और हमने देखा कि मिनिमम टाइम के केस में इसको परपेंडिकुलरली या 90 डिग्री पे इसको मूव करना होगा, तो मिनिमम टाइम लगेगा। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, वीएसआर और वीआर का जो रिजल्टेंट है वो देखो, वीएसआर और वीआर का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, दैट विल गिव
द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इससे जो एक्चुअल पाथ बनेगा वो एक्चुअल पाथ कुछ इस टाइप का होगा। तो दिस इज द एक्चुअल पाथ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। एक्चुअल का मतलब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्विमर कुछ यहां पहुंचेगा, मतलब वो हाथ पांव तो मार रहा है इस डायरेक्शन में, पहुंचना चाह रहा है इस ए पॉइंट पे, लेकिन नदी के बहाव के कारण वो पहुंचेगा बी पॉइंट पे। तो नदी के अलोंग उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ये दिस इज द डायग्राम फॉर मिनिमम टाइम, दिस इज द केस ऑफ टी मिनिमम, यू कैन से, जो डायग्राम मैंने बनाया स्पेशल केस डायग्राम है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वाला डायग्राम है ये। तो ये एक्स निकालना है, फॉर्मूले हम ऑलरेडी जानते हैं, इक्वेशंस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, सिंपली काम करना बहुत आसान है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। तो थीटा को सिंपली 90 डिग्री डाल देते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी रेडी पड़ी है। इस इक्वेशन के अंदर इसको नंबर भी डाल दें, यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन है अपनी और ये सेकंड इक्वेशन है अपनी। तो इक्वेशन नंबर 1 में सिंपली थीटा को 90 डिग्री डाल देते हैं, या ये भी अपन निकाल ही चुके हैं, आंसर नंबर 2 के अंदर थीटा को 90 डिग्री डाल देते हैं। तो दिस इज x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 अपॉन 5 साइन थीटा। दिस विल बी द ड्रिफ्ट इन किलोमीटर्स। ठीक है, क्योंकि हम टाइम आवर्स में ले रहे हैं, डिस्टेंसेस किलोमीटर्स में ले रहे हैं, स्पीड किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं, तो ये बन रहा है 3/5 किलोमीटर्स। 3/5 किलोमीटर या 600 मीटर की तुम बोल सकते हो ड्रिफ्ट हो जाएगी इन केस ऑफ मिनिमम टाइम, अगर बंदा मिनिमम टाइम में नदी पार करता है तो। ठीक है, चौथा सवाल हो गया अपना। पांचवा सवाल, फाइंड थीटा फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। अब ध्यान से देखो, शॉर्टेस्ट पाथ से अगर नदी पार करनी है और मिनिमम टाइम में नदी पार करनी है तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। ठीक है, मिनिमम टाइम में तुमने देखा कि बंदा स्विमिंग की डायरेक्शन बंदे की नदी के परपेंडिकुलर है, नदी के फ्लो के परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से पाथ उसका कुछ टेढ़ा हो गया, इस हाइपोटेन्यूज के अलोंग पाथ हो गया। सोच के देखो, इस हाइपोटेन्यूज के अलोंग अगर वो जा रहा है तो ये शॉर्टेस्ट पाथ तो नहीं है। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होता, अगर मैं इस पॉइंट का नाम ओ रख दूं तो ओ से ए तक का जो पाथ होता वो शॉर्टेस्ट होता। क्या बंदा मिनिमम टाइम में जब नदी पार की तो वो ओ से ए गया, नहीं गया। तो इसका मतलब मिनिमम टाइम का केस अलग है और शॉर्टेस्ट पाथ का केस अलग है। तो शॉर्टेस्ट पाथ के केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर को ओ से ए की तरफ पॉइंटेड होना पड़ेगा। ओ टू ए पॉइंटेड होगी अगर वीएस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बंदा शॉर्टेस्ट पाथ से नदी पार कर पाएगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ के केस में हमें थीटा की वैल्यू पूछी गई है और टाइम टेकन पूछा है इन केस ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। तो फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट को करने के लिए अगले पेज पे आते हैं, इकट्ठा करते हैं फिफ्थ एंड सिक्स्थ, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ। हाँ, यहां पे देखो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमें नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में स्विमिंग करे कि शॉर्टेस्ट पाथ से पहुंच जाए, नदी पार कर ले। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि अगर उसे शॉर्टेस्ट पाथ से नदी पार करनी है तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो एक्चुअल वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, दैट शुड बी पॉइंटेड टूवर्ड्स द ए पॉइंट। ए पॉइंट कौन सा, बिल्कुल ठीक सामने वाला जो पॉइंट है ओ के ठीक सामने। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो एक्चुअल है दैट शुड बी अलोंग दिस। अब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कहां होगा, एक तरीका यह है कि मैथमेटिक्स से हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक बार सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अपनी वही जो पहली दो इक्वेशंस थी वही मदद करेंगी, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो वही मदद करेंगी। तो एक जो अपना आंसर नंबर 1 था उसको यूज कर लेते हैं। जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी उससे टाइम की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/10 साइन थीटा, इतने घंटे। और दूसरा जो आंसर था हमारा, या ड्रिफ्ट हमने थीटा की टर्म्स में निकाला हुआ था, वो था 3 + 5 कॉस थीटा। किसी भी थीटा एंगल पे अगर बंदा ट्रेवल करता है, सॉरी स्विम करता है, तो उसकी जो ड्रिफ्ट होगी वो इतने किलोमीटर की होगी। ये दो चीजें हम फर्स्ट 2 पार्ट्स में निकाल चुके हैं बेसिक वेक्टर से। तो अब उसे ओ से ए जाना है, ओ से ए जाने के लिए थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो ध्यान से देखो थीटा कैसे निकलेगा, ओ से ए जाने में ड्रिफ्ट कितनी है उसकी, ओ से ए जाने में ड्रिफ्ट इज 0, क्योंकि नदी के अलोंग उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई। या ऐसे बोल दो ये अपनी एक्स एक्सिस थी, राइट साइड एक्स एक्सिस थी, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस थी, नदी के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस थी। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है उसकी, ओ से ए तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसका एक्स कंपोनेंट 0 है। तो आई कैन से इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं अपन, जो सेकंड पार्ट का आंसर हमने जो निकाला था इसमें ड्रिफ्ट को सिंपली 0 डाल दो।
तो 0 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 कॉस थीटा, ये 5 साइन थीटा तो 0 में ही चला जाएगा। तो क्या बन रहा है यहां से, कॉस थीटा आ रहा है, कॉस थीटा इज कमिंग आउट टू बी -3/5। कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है, कॉस थीटा नेगेटिव का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा 3/5 कब होता है, पहले उसे सोचो। कॉस थीटा 3/5 होता है 53 डिग्री पे, तो -3/5 कब होगा, 180 डिग्री -53, मतलब 127 डिग्री एंगल पे उसे स्विम करना होगा। मतलब हेंस अब हम डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। तो VSR स्विमिंग की जो डायरेक्शन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय VSR वेक्टर। तो VSR वेक्टर शुड बी एट 127 डिग्री एंगल, मतलब ये तो रहा 90 और ये रहा 37। इस डायरेक्शन में अगर वो स्विम करेगा तो वो शॉर्टेस्ट पाथ से नदी पार कर लेगा, दैट इज अवर आंसर। ठीक है, तो मैथमेटिकली हमने आंसर निकाल दिया 127 डिग्री, आंसर नंबर 5। लेकिन इसको वैसे समझो, फील लो इस चीज की कि ये क्या हो क्या रहा है। VSR हम इतना जानते हैं कि VSR और VR की वेक्टर एडिशन, इन दोनों वेक्टर्स की वेक्टर एडिशन जो होती है दैट गिव्स अस द एक्चुअल वेलोसिटी या ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाली वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर्स, अब हमें स्विमर की एक्चुअल वेलोसिटी चाहिए थी स्ट्रेट एकदम O से A तक, तो हम बोल सकते हैं रिवर की राइट साइड वेलोसिटी को कट करने वाला कोई ना कोई VSR का तो कंपोनेंट चाहिए। तो VSR का एक कंपोनेंट हम बोल सकते हैं लेफ्ट होना चाहिए जो VR को खत्म कर दे। या ऐसे बोल दो, शॉर्टेस्ट पाथ से अगर तुम्हें नदी पार करनी है, नदी मान लो राइट साइड फ्लो कर रही है, तो तुम्हें कुछ लेफ्ट साइड में हाथ पांव मारोगे तो नदी तुम्हें अपने साथ बहा के स्ट्रेट ले जाएगी, ऐसा तुम कह सकते हो। अब वो कितने एंगल पे हाथ पांव मारोगे, स्विमिंग की एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी, उसका जवाब तो ऑब्वियसली वेक्टर से ही निकलेगा या मैथमेटिक्स का यूज करके ही निकलेगा। तो आई होप यहां पे चमक रही होंगी चीजें कि किस एंगल पे हमें ट्रेवल करना होगा सच दैट हम शॉर्टेस्ट पाथ से जाएं। और जो आखिरी सवाल है टाइम कितना लगेगा, वो तो हो ही गया, क्योंकि ये पहले मतलब तुम देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस केवल और केवल अपनी जो ओरिजिनल बेसिक दो इक्वेशंस थी उन्हीं से हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट इज इक्वल टू Vx इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट इज इक्वल टू Vy इंटू टी। यही दो बातें जो बहुत ही मोस्ट बेसिक बातें हैं जिसको हम पूरे चैप्टर से यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं। तो ये थीटा इज इक्वल टू 127 डिग्री आ चुका है, इसको उठा के यहां डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये बन गया, टाइम की वैल्यू आ गई, टाइम इज इक्वल टू 1/10 साइन 127 डिग्री। 127 डिग्री मतलब 180 माइनस 53, ऑलरेडी लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज साइन थीटा। तो साइन ऑफ 180 माइनस 53 कितना होगा, दैट इज साइन 53 डिग्री। साइन 127 इज नथिंग बट साइन 53 डिग्री। साइन 53 डिग्री इज 4/5, 4/5 इंटू 10 दैट इज 8। तो 1/8 आवर्स उसको लगेंगे। 1/8 आवर्स का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ से उसे जाना है, तो इंटू 60 कर दो, तो 60 डिवाइड बाई 8, 60 डिवाइड बाई 8 इज 7.5 मिनट्स। 7.5 मिनट में वो नदी पार कर लेगा अगर शॉर्टेस्ट पाथ से जाएगा, जबकि मिनिमम टाइम तुम देख सकते हो उसका कितना था, 6 मिनट था जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था। मिनिमम टाइम थीटा इज इक्वल टू 90 पे जो टाइम आएगा वो 1/10 आवर्स आएगा। 1/10 आवर्स का मतलब इंटू 60 कर दो तो 6 मिनट का। मिनिमम टाइम में नदी पार करनी है तो 6 मिनट में कर सकता है, लेकिन अगर उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का लालच है तो उसे 7.5 मिनट लग जाएंगे नदी पार करने में। तो आई होप ये 6 सवालों के अंदर सारी बातें कवर हो गई हैं और आई होप सबको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ रहा हूं मैं अगले सवाल पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, a swimmer wishes to cross a river of width W flowing at a rate of VR. His swimming speed in still water is VSR। मतलब सब कुछ सिंबल्स की टर्म्स में ही दिया गया है यहाँ पे। फाइंड द कंडीशन अंडर विच स्विमर कैन क्रॉस द रिवर बाय शॉर्टेस्ट पाथ। फिर से शॉर्टेस्ट पाथ की ही कहानी है, किस कंडीशन में बंदा शॉर्टेस्ट पाथ से नदी पार कर सकता है ये हमें बताना है। तो काम फिर से वही करना है अपने को कि ये नदी है, डायग्राम बना लेता हूं एक बार दोबारा से। ये नदी है, ये रिवर की वेलोसिटी VR, ये VSR जिस डायरेक्शन में स्विमर ट्रेवल कर रहा है और शॉर्टेस्ट पाथ से उसे जाना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ की डायरेक्शन में O से A की डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी ऑफ स्विमर होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
ठीक है, तो ये करने के लिए जैसे हमने पिछली बार किया था बिल्कुल वही सेम खेल, ड्रिफ्ट अपना जीरो होना चाहिए। तो वही स्टार्टिंग से मैं वही सिंबल यूज कर रहा हूं फिर से, ड्रिफ्ट को जीरो करना है और ड्रिफ्ट थी कितनी अपनी u प्लस वी कॉस थीटा। देखो वही चीज लिख रहा हूं मैं फिर से, ये थीटा क्या है, थीटा यहां पे ये पूरा एंगल है। वही सेम इक्वेशन जो मैंने स्टार्टिंग में डिराइव की थी बिल्कुल सेम उस चीज को ही दोबारा लिख रहा हूं मैं। तो ड्रिफ्ट अपने को जीरो करनी है, तो यहां से कॉस थीटा कितना आ रहा है, ड्रिफ्ट को जैसे ही जीरो किया कॉस थीटा की वैल्यू आ रहा है माइनस वी आर अपॉन वी एस आर। अब इस एंगल पे जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, इस एंगल पे ट्रेवल, ये एंगल -3/5 आ गया था कॉस थीटा, तो थीटा की कुछ वैल्यू आ गई थी कि उस थीटा पे ट्रेवल करेगा तो शॉर्टेस्ट पाथ से नदी पार हो जाएगी। तो इन जनरल ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल कब आएगा और कब आएगा ही नहीं, तो सोच के देखो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों ही -1 से 1 के बीच में होते हैं। कॉस थीटा और साइन थीटा -1 से 1 के बीच में होते हैं, तो ये क्वांटिटी, इस फ्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, हम बोल सकते हैं इस फ्रैक्शन का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए, है ना। -1 से 1 के सारे नंबर्स का मैग्नीट्यूड तो 1 से छोटा ही है, तो इस फ्रैक्शन का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए। अगर ये मैग्नीट्यूड ही 1 से बड़ा है, मतलब अगर नदी की वेलोसिटी स्विमर की रिलेटिव वेलोसिटी से ज्यादा है, तो स्विमर शॉर्टेस्ट पाथ से नदी नहीं पार कर पाएगा। स्विमर पार कर सकता है, अगर स्विमिंग आती है तो नदी पार करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमने देखा पिछले क्वेश्चन में भी टाइम की जो वैल्यू आई उसको वेलोसिटी की, रिवर की वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्विमर की वेलोसिटी है उसी से लेना देना है बस। तो टाइम ज्यादा लग जाएगा कम लग जाएगा डिपेंडिंग ऑन द स्विमर, लेकिन एक बात की तो गारंटी है कि स्विमर को अगर स्विमिंग आती है, तभी उसको स्विमर कह रहे हैं ऑब्वियसली, तो स्विमिंग अगर आती है तो नदी तो गारंटेड पार हो जाएगी। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ से पार होगी या नहीं होगी, उस बात का जवाब हमें ये कॉस थीटा की वैल्यू देगी। इस कॉस थीटा में थीटा कुछ सॉल्व हुआ तो शॉर्टेस्ट पाथ से नदी पार हो जाएगी, नहीं हो पाया सॉल्व इस इक्वेशन से तो नदी पार शॉर्टेस्ट पाथ से नहीं हो पाएगी। तो वो कब नहीं हो पाएगा, जब वी आर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, क्योंकि कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता। तो लिख लो इस बात को सभी बच्चे, इफ वी आर इज लेस देन वी एस आर, अगर इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, then only swimmer can cross the river by shortest। तो दिस इज द कंडीशन, इस बात को याद भी रखना है। मतलब अगर कोई कमजोर स्विमर है जिसकी स्पीड नदी की स्पीड से कम है, जिसकी स्टिल वाटर की स्विमिंग स्पीड नदी की स्पीड से कम है, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ से नदी नहीं पार कर पाएगा। या ऐसे बोल दो कि नदी अगर बहुत तेज बह रही है, तुम्हारी स्विमिंग की स्पीड से, स्टिल वाटर की स्विमिंग स्पीड से ज्यादा तेजी से अगर नदी बह रही है, तो तुम शॉर्टेस्ट पाथ से नदी को पार नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस कंडीशन पे ही सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। ध्यान से देखो, अब डाटा को ध्यान से देखो कि नदी की विड्थ दे रखी है 500 मीटर, नदी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और स्विमर की जो रिलेटिव स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तुम देख सकते हो नदी की स्पीड से कम है, रिवर की स्पीड से कम है स्विमर की स्टिल वाटर वाली स्पीड। देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट विच हैज टू अकर। अब वो बेचारा शॉर्टेस्ट पाथ से तो नदी पार कर नहीं सकता, तो ड्रिफ्ट कुछ ना कुछ तो नदी उसको बहा के ले ही जाएगी। तो मिनिमम कितना बहा के ले जाएगी अगर वो अपनी पूरी जान लगा दे तो, विच हैज टू अकर बाइल क्रॉसिंग द रिवर, दैट इज द क्वेश्चन। कितनी मिनिमम ड्रिफ्ट तो होनी ही होनी है, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले, दैट इज द क्वेश्चन। ड्रिफ्ट हमें निकालनी है, तो ड्रिफ्ट के लिए हम क्या करेंगे, उठाएंगे तो इसी फॉर्मूले को, है ना। ये सॉरी, इसके अपॉन में वो भी था अपना वी एस आर साइन थीटा भी था, है ना, u प्लस वी कॉस थीटा अपॉन वी साइन थीटा। ये अपना ड्रिफ्ट का एक फॉर्मूला था जिसको हमने जीरो करके पहले पार्ट का आंसर किया। और अब जीरो ये हो नहीं सकता क्योंकि वी आर की वैल्यू ज्यादा दे दी गई है वी एस आर से। तो ड्रिफ्ट मिनिमम कितनी होगी इस बात का अंदाजा इसी बात से लगेगा। तो मैं लिख लेता हूं, ड्रिफ्ट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है क्या, सेकंड पार्ट के लिए ड्रिफ्ट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा बन रहा है, वी आर की वैल्यू डाल रहा हूं, पुट कर रहा हूं 5, और वी एस आर की वैल्यू पुट कर रहा हूं 3। थीटा हमें पता नहीं, तो 5 प्लस 3 कॉस थीटा, अगर वो थीटा एंगल पे स्विमिंग करेगा तो उसकी ड्रिफ्ट इतनी होगी। ठीक है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि कितनी मिनिमम ड्रिफ्ट होगी ही होगी।
तो किस थीटा पे ट्रेवल करे कि मिनिमम ड्रिफ्ट हो, हमें पहले वो निकालना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है। हम डायरेक्टली इस फंक्शन को देख के हम ये तो सोच नहीं पा रहे कि किस थीटा की क्या वैल्यू रखें कि एक्स मिनिमम हो जाए। दैट इज अवर क्वेश्चन, एंड एक्स मिनिमम हमें फाइंड करना है। तो डायरेक्टली हम सोच नहीं पा रहे क्योंकि न्यूमरेटर में भी थीटा की टर्म है, डिनोमिनेटर में भी थीटा की टर्म है, ठीक है। एंड ये कॉस थीटा नेगेटिव में भी जा सकता है। ऐसा मत बोल देना कि सर कॉस थीटा को 0 डाल दो, साइन थीटा को 1 डाल दो, क्योंकि साइन थीटा तो मैक्सिमम 1 होता है और कॉस थीटा मिनिमम 0 होता है। गलत बात। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा नेगेटिव में भी जा सकता है। तो थीटा को ब्लाइंडली 90 डिग्री मत डाल देना डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में। तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी डायरेक्टली हम नहीं सोच पा रहे हैं यहां से। तो जब नहीं सोच पाते तो किस चीज का सहारा लेंगे? गणित का सहारा लेंगे। गणित में कौन सी गणित? याद करो, मैक्सिमा मिनिमा के फंडे। जब भी कोई हमें फंक्शन गिवन होता है और उस फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? डी वाई बाई डी एक्स 0 करते हैं। तो यहाँ पे y और x के बीच में तो फंक्शन है नहीं, x और थीटा के बीच में फंक्शन है। तो आई कैन से फॉर x min, x की मिन की हमें तलाश है, x min की हमें तलाश है, उसके लिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी एक्स बाई डी थीटा को 0 कर देंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्वोशंट रूल का सहारा लेना पड़ेगा। क्वोशंट रूल, डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा 3 साइन थीटा इनटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन 5 की डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3 कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन। कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा इनटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर ऐसा का ऐसा इनटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। 3 साइन थीटा की डिफरेंशिएशन 3 कॉस थीटा, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये 3 साइन थीटा का स्क्वायर तो 0 में ही चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और लेफ्ट साइड में जो चीज बची वो लिख रहा हूं, दैट इज माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 कॉस थीटा, ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूं, और माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ रहा है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 9 बन जाएगा। तो ये बन रहा है, राइट साइड ले जाते हैं इसको, तो ये बन रहा है माइनस 15 कॉस थीटा इज इक्वल टू 9 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है यहां से, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/5। फिर से वही आ रहा है गलती से जो पिछले क्वेश्चन में भी था, ऑल्दो डाटा चेंज हो चुका है यहाँ पे, जस्ट एक कोइंसिडेंस है, आंसर सेम आने का। तो कॉस थीटा इज माइनस 3/5, मतलब थीटा इज, फिर से वही, कॉस थीटा 3/5 कब होता है? 53 डिग्री पे। माइनस 3/5 कब होगा? 180 माइनस 53 डिग्री पे, दैट इज 127 डिग्री। तो अगर वो 127 डिग्री एंगल पे स्विम करे स्विमर, तो उसकी ड्रिफ्ट मिनिमम होगी। अब मिनिमम कितनी होगी वो पूछा गया था, तो क्या करेंगे? सिंपली इस थीटा इज इक्वल टू 127 को उठा के ऊपर डाल दो। तो यहां से जो x की मिनिमम वैल्यू आएगी, जो x की वैल्यू आएगी वो मिनिमम होगी कितनी? मैक्सिमम। देखो मैक्सिमा नहीं आएगी, कई बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा कि सर मैक्सिमा भी तो आ सकता है यहां से मिनिमा के बिना। तो मैक्सिमा नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो सकते हैं ना, सोच के देखो यार। मैक्सिमा, बंदा डाउन स्ट्रीम चला गया, तो बंदा डाउन स्ट्रीम चला गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डाल के भी देख लो एक बार इस फंक्शन में। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री डालोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 मतलब बंदा डाउन स्ट्रीम बह गया। डाउन स्ट्रीम बह गया तो ड्रिफ्ट कितनी? इनफाइनाइट, बहता ही जाएगा जब तक नदी खत्म नहीं होगी, समंदर में जाके नहीं मिलेगी। तो मैक्सिमा की कोई बात ही नहीं है, मिनिमम ड्रिफ्ट की ही बात है यहाँ पे। तो एक्स मिन इज 5 प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा, थीटा को डाल रहा हूं 127 डिग्री, तो ये बन रहा है 5 प्लस 3 इंटू कॉस 127, ये तो देख ही चुके हैं, ये रहा माइनस 3/5 अपॉन 3 साइन थीटा। साइन 127 डिग्री कितना हो जाएगा? 127 डिग्री मतलब साइन ऑफ 180 माइनस 53 डिग्री, साइन ऑफ 53 डिग्री, दैट इज 4/5। तो ये बन रहा है 25, 5 का एलसीएम ले रहा हूं ऊपर भी नीचे भी, तो ये बन रहा है 25 माइनस 9 अपॉन 12। ठीक है, 5 का फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद कट जाएगा। 25 माइनस 9/12, दैट इज कमिंग आउट टू बी 16/12, दैट इज कमिंग आउट टू बी 4/3 किलोमीटर। मतलब इस क्वेश्चन में अगर बंदा अपनी पूरी कोशिश कर ले 127 डिग्री विद रिवर फ्लो पे अगर वो ट्रेवल करे,
अपने स्विमिंग की डायरेक्शन को रखे तो भी उसकी ड्रिफ्ट मिनिमम होगी, और वो कितनी होगी, तब भी वो 4/3 किलोमीटर तो बह के चला ही जाएगा। दैट इज अवर आंसर। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, फाइंड द टाइम एन एरोप्लेन हैविंग वेलोसिटी v in still air takes to fly around a square with side length l if the wind is blowing at velocity u along one side of the square। तो देखो ये जो एरोप्लेन और विंड वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बिल्कुल रिवर बोट प्रॉब्लम्स जैसे होते हैं। कैसे? रिवर में वाटर फ्लो करने की जगह विंड फ्लो करती है और बोट ट्रेवल करने की बजाय एरोप्लेन ट्रेवल करता है। तो बिल्कुल सिमिलर सवाल है, बस बोट की जगह हमें एरोप्लेन रिप्लेस करना है एंड वाटर की जगह विंड रिप्लेस करनी है। तो काम करने का तरीका अपना वही रहेगा, इक्वेशन अपनी वही रहेगी, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, सिंबल्स बदल गए हैं बस, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इज va माइनस vw। तो vaw प्लस vw आई कैन राइट इट एज va। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा एक्चुअल वेलोसिटी, दैट इज vaw प्लस vw। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। जिस स्क्वायर के अलोंग एरोप्लेन को मूव करना है उसकी साइड्स के अलोंग मूव करना है, और विंड जो है वो किसी एक साइड के अलोंग बह रही है। तो ये रहा अपना स्क्वायर। स्क्वायर के कॉर्नर्स के कुछ नाम रख देते हैं ए बी सी डी। इस ए बी सी डी के अलोंग एरोप्लेन को मूव करना है। मान लेते हैं विंड जो है वो किसी एक साइड ए बी के अलोंग विंड फ्लो कर रही है, लेट्स से राइट साइड में वी डब्ल्यू की वैल्यू, विंड की वेलोसिटी यू गिवन है। ठीक है, तो जब एरोप्लेन ए से बी जाएगा, जब एरोप्लेन ए से बी जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, जो एयर जो रिलेटिव वेलोसिटी है, स्टिल एयर वाली जो वेलोसिटी है, वो राइट साइड में रहेगी। तो ए से बी की जो मोशन है वो एक तरह से डाउन स्ट्रीम जैसी मोशन होगी। तुम बोल सकते हो कि विंड भी राइट साइड फ्लो कर रही है और एरोप्लेन की रिलेटिव वेलोसिटी भी राइट साइड है। सिमिलरली सी से डी जो होगा, सी से डी में उसे लेफ्ट साइड जाना है। सी से डी में एरोप्लेन को लेफ्ट साइड जाना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी एरोप्लेन की विद रिस्पेक्ट टू विंड VAW, वो लेफ्ट साइड हो जाएगी। और सी से डी की जर्नी को तुम अपस्ट्रीम मोशन बोल सकते हो, विंड के फ्लो के ऑपोजिट एरोप्लेन मूव कर रहा है। तो ए से बी और सी से डी, सबसे पहले तो इन दोनों की कहानी लिख देते हैं। टाइम कितना लगेगा, ए से बी में जो टाइम लगेगा वो होगा डिस्टेंस, साइड लेंथ L ले रखी है, अपॉन स्पीड हो जाएगी ए से बी में इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन, VAW प्लस VW, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो V प्लस U, कॉमा सी से डी तक का जो टाइम लगेगा वो भी बेहद आसान है, अपस्ट्रीम में जैसे लिखते थे। तो सी से डी में लेफ्ट में स्पीड है V, जबकि विंड राइट में फ्लो कर रही है U, तो ओवरऑल स्पीड ये टोटल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड हो गई V माइनस U। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड L अपॉन V माइनस U, दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम C टू D। अब जो भी पंगे हैं वो B से C और D से A वाले पाथ्स में। तो B से C वाले पाथ में अगर देखें तो हमें एरोप्लेन की एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो B से C चाहिए। मतलब जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो एरोप्लेन VA वेक्टर है वो अपने को B टू C चाहिए, जबकि विंड फ्लो कर रही है राइट साइड में। तो हम बोल सकते हैं विंड की वेलोसिटी वेक्टर में ये VAW ऐड होता है वेक्टोरियली तो VA बनता है। तो इसका मतलब VAW का एक कंपोनेंट लेफ्ट में होना चाहिए। VAW का अगर एक कंपोनेंट लेफ्ट में होगा तभी तो वो VW के राइट वाले कंपोनेंट को काट के और एरोप्लेन की नेट वेलोसिटी B से C देगा। तो हम बोल सकते हैं VAW कुछ इस तरह से बनेगा। इस केस में VAW किसी एंगल पे होगा BC लाइन से। ठीक है, तो ये अपना वेक्टर डायग्राम है। सिमिलरली ऐसा ही डायग्राम D2A में भी बनेगा। सोच के देखो, D2A में VW राइट साइड है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन हमें D2A नीचे की तरफ चाहिए, और VAW कुछ ऐसा होगा कि वो VW के राइट वाले कंपोनेंट को कैंसिल करेगा और नेट वेलोसिटी डाउन देगा। तो उसका मतलब VAW कुछ इस तरह का होगा। तो हम बोल सकते हैं सिमेट्री है एकदम, क्योंकि VW और VAW की वैल्यूज तो सेम ही है, V और U जो दे रखी है। VAW की वैल्यू V दे रखी है, VW की वैल्यू U दे रखी है, वो तो वैल्यू सेम ही है। तो आई कैन से ये वाला जो एंगल यहाँ थीटा बनेगा वही सेम एंगल यहाँ भी थीटा बनेगा, तभी वो लेफ्ट कॉम्पोनेंट्स राइट कॉम्पोनेंट्स कट पाएंगे और नेट वेलोसिटी लाइंस के स्क्वायर की साइड्स के अलोंग आ पाएंगे। तो इन दोनों में से किसी एक केस को हम डील कर लेते हैं। लेट्स से B से C वाले पाथ को डील कर लेते हैं। तो इक्वेशन अपने पास एक ही है, VAW प्लस VW। इस इक्वेशन को ही दोबारा से लिख रहा हूं मैं यहां पे। VAW वेक्टर आई कैप जे कैप अपना कंसीडर कर लेते हैं सबसे पहले। लेट्स से राइट साइड एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है। तो फॉर पाथ BC
फॉर पाथ बी टू सी आई कैन से VAW वेक्टर क्या बन जाएगा, VAW का कॉस थीटा तो ऊपर आएगा जे कैप में और साइन थीटा लेफ्ट साइड में जाएगा माइनस आई कैप में। VAW की वैल्यू कितनी है, दैट इज V, तो V माइनस V साइन थीटा आई कैप प्लस V कॉस थीटा जे कैप, ये हो गया अपना VAW वेक्टर प्लस VW वेक्टर जो कि राइट साइड है, राइट साइड मतलब ये हो गया U आई कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन वेक्टर जो कि प्योरली जे कैप में है, जिसकी वैल्यू कितनी है पता नहीं, वही हमें निकालनी है क्योंकि ये VA मिल जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन VA, L अपॉन VA करके ही हमारा टाइम सॉल्व होने वाला है। तो यहां से अगेन वेक्टर इक्वेशन है तो 2 के बराबर है, लेफ्ट साइड के आई कैप कॉफिशिएंट्स हो गए U माइनस V साइन थीटा, आई कैप के नेट कॉफिशिएंट इज इक्वल टू राइट साइड में आई कैप का कुछ नहीं है 0 एंड जे कैप के कॉफिशिएंट्स V cos थीटा है लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू राइट साइड में जे कैप का कॉफिशिएंट है VA। तो ये हो गई अपनी दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशंस आ गए, दो वेरिएबल्स हैं, एक थीटा हमें नहीं पता और एक VA हमें नहीं पता। तो फर्स्ट इक्वेशन से थीटा सॉल्व होगा, साइन थीटा सॉल्व होगा, साइन थीटा आ जाएगा तो कॉस थीटा भी आ जाएगा और उस कॉस थीटा को उठा के हम सेकंड इक्वेशन में डाल देंगे यहाँ पे, तो VA की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी जिसकी हमें तलाश है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कैन से साइन थीटा आ रहा है U बाय V, साइन थीटा U माइनस V साइन थीटा 0 है तो साइन थीटा हो गया U बाय V, साइन थीटा U बाय V हो गया तो कॉस थीटा आ गया। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये है अपना परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या बन जाएगा, रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज V। कॉस थीटा आ गया तो देयरफॉर सेकंड इक्वेशन से, तो सेकंड इक्वेशन थी ये वाली, V cos थीटा इज VA, तो VA आ गया यहां से अपना V इंटू कॉस थीटा दैट इज रूट ऑफ V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। तो B से C पाथ के लिए एरोप्लेन की वेलोसिटी वो आ रही है रूट ऑफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो देयरफॉर टाइम फ्रॉम B टू C इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम C टू D, सॉरी D टू A, जो लास्ट वाला पाथ था। ये दोनों एकदम सिमेट्रिकल पाथ है, सेम वेक्टर डायग्राम है, बस ऊपर की जगह नीचे बना है, थीटा सेम आना है, सब कुछ सेम आना है, VA का मैग्नीट्यूड भी सेम आना है। जिसको नहीं फील आ रही तो एक बार वो खुद करके देखो। इसकी जब जब D से A वाले पाथ की इक्वेशंस बनाओगे बिल्कुल सिमिलर इक्वेशंस बनेंगी, बस जे कैप के कॉफिशिएंट्स नेगेटिव हो जाएंगे, वो नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइड से कट भी जाएंगे, तो सेम इक्वेशंस बनेंगी। तुम D से A वाले पाथ की भी बना के देख सकते हो। तो B से C और D से A दोनों का टाइम सेम आना है, कितना आएगा, वो आना है डिस्टेंस L अपॉन VA, दैट इज L अपॉन VA। VA हम सॉल्व कर चुके हैं, ये रहा रूट ऑफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। सो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, हेंस A से B तक का, A से B तक का टाइम हम निकाल चुके हैं, ये रहा। C से D का निकाल चुके हैं, ये रहा, लिख देता हूं एक एक करके। A से B तक का टाइम L अपॉन V प्लस U, प्लस C से D तक का टाइम L अपॉन V माइनस U, प्लस B से C और D से A के दोनों के टाइम बराबर है तो डबल कर देते हैं इस चीज का, दैट इज 2L अपॉन रूट ऑफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो दिस इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। वेक्टर्स का बहुत ज्यादा यूज आ रहा है इस चैप्टर के अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी वेक्टर्स का बेहद यूज था, तो जिसके वेक्टर कमजोर है तो पहले उसे रिवाइज करो, तभी यहाँ चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। रिलेटिव मोशन में तुम देख रहे हो जितनी भी वीडियोस बन रही हैं सभी के अंदर एक ही फॉर्मूला है, सिंपल सा अपना, वेलोसिटी ऑफ एनी एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी वाई। एक्स और वाई के नाम बदलते रहते हैं, एरोप्लेन, रिवर, बोट, विंड, रेन, मैन, कुछ भी, तो फॉर्मूला अपना वही है, उसी को बार बार वेक्टोरियली हमें अप्लाई कर। इलस्ट्रेशन नंबर 5, अ पायलट विशेस टू fly his plane from city A to city B which is located 1000 किलोमीटर away in the direction 30 डिग्री west of north। तो फिर से वैसा ही सवाल, एरोप्लेन और विंड वाला क्वेश्चन। अब विंड इज ब्लोइंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, विंड की वेलोसिटी दे रखी है। एयर स्पीड ऑफ प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड। एयर स्पीड का मतलब क्या होता है, एयर स्पीड मींस द स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, ठीक है, याद भी रखना है इस चीज को। एयर स्पीड का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू विंड, जो प्लेन की वेलोसिटी है, रिलेटिव वाली वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड 150 दे रखा है। मतलब फिर से वही U और V जैसी चीजें हमें दे रखी है और बताना है एट व्हाट एंगल फ्रॉम लाइन ए बी पायलट शुड स्टीयर द प्लेन। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। सारा कुछ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की टर्म्स में लिखा हुआ है तो हम भी उसी की टर्म्स में या हॉरिजॉन्टल प्लेन में काम करते हैं। तो ये अपनी डायरेक्शंस, सबसे पहले ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट।
ठीक है, ईस्ट को थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस बोल देते हैं, नॉर्थ को थोड़ी देर के लिए वाई एक्सिस बोल देते हैं, ताकि हम सब कुछ आई कैप जे कैप में लिख सकें। सिटी ए कहाँ है, मान लेते हैं यहां है सिटी ए। सिटी बी कहाँ है, उसके रिस्पेक्ट में 1000 किलोमीटर अवे है इन द डायरेक्शन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ध्यान से देखो, तो नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, मतलब ये जो ए बी वाली लाइन है, ये ए बी वाली लाइन का एंगल नॉर्थ से 30 डिग्री बन रहा है। ये 30 डिग्री हमें गिवन है। ठीक है, मतलब एरोप्लेन की जो एक्चुअल वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो कैसी होनी चाहिए, वो ए से बी की तरफ होनी चाहिए। कितनी है पता नहीं। विंड कैसे चल रही है, नॉर्थ की तरफ चल रही है, उसका वेक्टर भी बना लेते हैं। ये रहा विंड की वेलोसिटी का वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है 20। ठीक है, और प्लेन की एयर स्पीड या विद रिस्पेक्ट टू विंड वाली जो एरोप्लेन की स्पीड है, VAW, एरोप्लेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू विंड, वो कैसी होगी, वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी। सोच के देखो, वो कुछ इस तरह की होगी, VAW। क्यों, क्योंकि VAW और VAW, सॉरी VAW एंड VW का ही तो रिजल्टेंट होगा ना VA, तो VAW और VW के बीच में ही बनेगा V। तो VAW का मैंने कुछ एंगल ले लिया थीटा, यही थीटा हमें निकालना है। एट व्हाट एंगल फ्रॉम लाइन AB पायलट शुड स्टीयर द प्लेन। स्टीयरिंग की डायरेक्शन मैंने बताया कौन सी होती है, जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो स्टीयरिंग की डायरेक्शन होती है। तो AB लाइन से किस एंगल पे पायलट को प्लेन को स्टीयर करना होगा। तो थीटा की वैल्यू सॉल्व करने के लिए इक्वेशन तो हमारे पास एक ही है, उसी को यूज करेंगे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन या वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कितनी है पता नहीं, बट उसका एंगल पता है 30 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस दिख रहा है, तो cos 30 तो जे कैप में चला जाएगा और sin 30 लेफ्ट साइड में माने माइनस आई कैप में हो जाएगा, तो माइनस VA sin 30 आई कैप प्लस VA cos 30 जे कैप, ये तो हो गया VA वेक्टर इज इक्वल टू राइट साइड में VAW भी VA जैसा ही है, बस उसका एंगल वाई एक्सिस से 30 डिग्री प्लस थीटा है। ध्यान से देख लो, 30 डिग्री प्लस थीटा पे ये जा रहा है, तो VAW को कैसे लिखेंगे, बिल्कुल VA के स्टाइल से लिखेंगे, बस 30 डिग्री की जगह 30 डिग्री प्लस थीटा लिख देते हैं। तो ये बन गया माइनस VAW की वैल्यू भी दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड, तो पुट कर देते हैं उसे। तो ये बन रहा है माइनस 150 साइन 30 डिग्री प्लस थीटा आई कैप प्लस 150 कॉस 30 डिग्री प्लस थीटा जे कैप। बिल्कुल सिमिलर फैशन में, सिमिलर स्टाइल में हमने लिख दिया उसे VAW को। और VW कैसा है, VW प्योरली नॉर्थ के अलोंग है, मतलब जे कैप के अलोंग है, तो VW हो गया 20 जे कैप। अगेन ये एक वेक्टर की इक्वेशन नहीं है, ये दो वेक्टर की इक्वेशन है, ये दो इक्वेशंस के बराबर है। लेफ्ट साइड का आई कैप कॉफिशिएंट इज इक्वल टू राइट साइड का आई कैप कॉफिशिएंट, पहली इक्वेशन, एंड सेम विद द जे कैप कॉफिशिएंट्स। तो आई कैप का कॉफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, माइनस VA sin 30 है, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई माइनस VA इंटू हाफ, साइन 30 इज हाफ, इज इक्वल टू राइट साइड में आई कैप का कॉफिशिएंट है माइनस 150 साइन 30 डिग्री प्लस थीटा, लिख देते हैं माइनस 150 साइन 30 डिग्री प्लस थीटा। ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और जे कैप के कॉफिशिएंट्स में लेफ्ट साइड के अंदर ये वाली टर्म है VA cos 30, राइट साइड में दो टर्म्स है, तो लिखते हैं आराम आराम से। सेकेंड इक्वेशन अपनी क्या बन जाएगी, VA cos 30 मतलब VA √3/2 इज इक्वल टू राइट साइड में जे कैप के दो कॉफिशिएंट्स हैं, एक ये 150 इंटू कॉस 330 प्लस थीटा और एक 20, तो इनको भी लिख देते हैं। दिस इज 20 प्लस 150 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस थीटा। तो ये दो इक्वेशंस अपनी आ गई। वेरिएबल्स भी देख सकते हो, दो ही वेरिएबल्स हैं, एक VA एंड थीटा। पूछा क्या गया है, पूछा गया है थीटा, VA नहीं पूछा गया, टाइम भी नहीं पूछा गया कितना लगेगा, केवल थीटा पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, VA को एलिमिनेट करने के लिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं ताकि VA कट जाए। डिवाइड करने से पहले एक माइनस साइन को उड़ा दो फर्स्ट इक्वेशन, माइनस माइनस तो कट ही जाएंगे फर्स्ट इक्वेशन में, और अब डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन रहा है 2 का फैक्टर भी कटता हुआ नजर आ रहा है, VA भी कटता हुआ नजर आ रहा है, 1/√3 इज इक्वल टू 150 इंटू साइन 30 डिग्री प्लस थीटा अपॉन 20 प्लस 150 कॉस 30 डिग्री प्लस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बन रहा है 20 प्लस 150 कॉस 30 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 150 √3
साइन 30 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, 10 का फैक्टर दोनों साइड से कटता हुआ नजर आ रहा है, तो ये 0 उड़ जाएगी, 0 लेफ्ट साइड से और राइट साइड से खत्म। और ये साइन कॉस वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। साइन कॉस वाली टर्म्स को अगर एक तरफ करें और उसमें से 15 भी कॉमन आ रहा है, तो ये बन रहा है 15 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस थीटा माइनस √3 इंटू साइन 30 डिग्री प्लस थीटा। ये साइन कॉस की टर्म्स एक तरफ कर ली, इज इक्वल टू ये जो 2 था, ये 2 राइट साइड जाएगा तो -2 बन जाएगा। इस 15 को भी राइट साइड भगा देते हैं, तो ये बन रहा है cos 30 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी 30 डिग्री प्लस थीटा माइनस √3 इंटू साइन 30 डिग्री प्लस थीटा। इस तरह की कुछ इक्वेशन है अपने पास, -2/15। ठीक है, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है याद करो, पहले भी बताया हुआ है मैंने। ये फॉर्मेट क्या दिख रहा है, a sin x प्लस b cos x नजर आ रहा है। ये फॉर्मेट दिख रहा है मुझे a sin x प्लस b cos x जैसा। a की जगह -√3 है, x की जगह ये 30 डिग्री प्लस थीटा है, b की जगह यहाँ 1 लिखा हुआ है और cos ऑफ x की जगह 30 डिग्री प्लस थीटा लिखा हुआ। तो a sin x प्लस b cos x मुझे जब भी दिखता है तो मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करने के लिए रूट ऑफ a² प्लस b² से डिवाइड कर देता हूँ और मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर 1, ये क्या है √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4 का रूट 2, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2, और यहां पे मल्टीप्लाई करो या वहां डिवाइड कर दो, एक ही बात है। तो दोनों साइड या मैंने हाफ के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से हासिल क्या होता है, देखो ध्यान से, अगर मैं इस एंगल को ये हाफ की वैल्यू को अगर मैं cos 60 डिग्री कहूं, है ना, cos 60 हाफ होता है, तो √3/2 अपने आप ही sin 60 डिग्री बन जाएगा। मतलब तुम दोनों में से किसी एक टर्म को cos थीटा कहोगे तो दूसरे का, या cos अल्फा कहोगे तो दूसरा अपने आप sin अल्फा बन जाएगा। यही ट्रिक होती है मेन चीज इस क्वेश्चन को या इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने की। तो अब ये क्या बन गया देखो, cos 60 इंटू cos थीटा 30 प्लस थीटा माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 प्लस थीटा। ध्यान से देखो, cos A cos B माइनस साइन A sin B इज इक्वल टू समथिंग cos A cos B माइनस साइन A sin B। ये तो एक फॉर्मूला होता है किस चीज का, cos ऑफ A प्लस B का। तो cos A cos B, A किसको बोल रहा हूं 60 डिग्री को, B किसको बोल रहा हूं 30 डिग्री प्लस थीटा को। तो cos A cos B माइनस साइन A sin B, ये बन गया cos ऑफ A प्लस B। A प्लस B मतलब 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये 2 का फैक्टर राइट साइड में कटता हुआ नजर आ रहा है, तो -1/15 बचा। अगले पेज पे जाते हैं, ये बन रहा है cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू -1/15। ये बन रहा है साइन थीटा, cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा इज -1/15, या से बोल दो थीटा इज साइन इनवर्स 1/15। इतने एंगल पे पायलट को एरोप्लेन उड़ाना होगा, स्टीयर करना होगा सच दैट वो सही दिशा में सिटी बी तक पहुंच जाए। तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। जिसको नहीं समझ में आ रही, हल्का सा भी डाउट आ रहा है, इसका मतलब उसके वेक्टर्स कमजोर हैं। वेक्टर्स को कृपया करके रिवाइज करें, तभी समझ में आएंगी इस चीजें। रिलेटिव मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन टोटली वेक्टर्स पे बेस्ड टॉपिक्स हैं। फिजिक्स की बातें कम है, मैथ्स ज्यादा है। तो ऑल दी बेस्ट सभी बच्चों को। जिसने अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज करते रहो यार। वीडियो पसंद आ रही है लाइक करो, सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करो। अगर नहीं किया है तो वीडियोस में कंटिन्यूसली डाल रहा हूँ। टारगेट मेरा यही है कि मैं पूरा सिलेबस डालने वाला हूँ 11th एंड 12th का जेई एडवांस्ड के परस्पेक्टिव से, एज वेल एज जेई मेंस और नीट तो उसमें ऑब्वियसली कवर होगा ही होगा। बाय बाय, टेक केयर।